प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो पेपर है उसके पहली यूनिट की पहले टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें मूल रूप से पॉपुलेशन ज्योग्राफी का मीनिंग, उसकी नेचर और स्कोप की बात कही गई है। इसमें हम जानते हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी से निकला है। ये जो सब्जेक्ट है ये मानव भूगोल से अलग होके और अलग विषय की ब्रांच बनी है। पहले जब इसकी विषय वस्तु बहुत समृद्ध नहीं थी तो हम मानव भूगोल के अंतर्गत ही जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का भी अध्ययन करते थे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं नेचर, स्कोप और सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है, तो सबसे पहले हम भूगोल की परिभाषा की बात करते हैं, जनसंख्या भूगोल की परिभाषा की। तो जनसंख्या भूगोल अध्ययन की वह शाखा है जिसमें जनसंख्या में संख्यात्मक परिवर्तन लाने वाले तत्वों और जनसंख्या के चारित्रिक गुणों या लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज समझनी होगी कि ये संख्यात्मक परिवर्तन लाने वाले तत्व और चारित्रिक विशेषताएं, ये दो अलग अलग चीज कैसे हैं। देखिए, जनसंख्या तत्व हम उन्हें कहते हैं जो सीधे प्रत्यक्षतः जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं, और इसमें मूलतः तीन तत्व आते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जैसे लिंगानुपात है, नगरीय और शहरी जनसंख्या का अनुपात है, कामगार जनसंख्या की संरचना है, साक्षरता, शैक्षणिक स्तर, ये तमाम जितने भी पक्ष हैं, ये सारे के सारे जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं में शामिल किए जाते हैं। अभी हम डेमको, ट्रिवार्था, क्लार्क, जेलेंस्की आदि विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या भूगोल में किसी निश्चित क्षेत्रीय इकाई में जनसंख्या के तत्वों और चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो किसी निश्चित क्षेत्रीय इकाई की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम स्थानिक लक्षणों की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, इसलिए जो स्थानिक लक्षण है वो हमारा मूल ध्येय होता है। जो स्थानिक परिवर्तन है उनका अध्ययन करना, दो स्थानों के बीच में जो विशेषताएं हैं उनका कंपैरिजन करना, किसी स्थानिक इकाई के अंदर किसी विशिष्ट प्रकार के लक्षणों की जो उत्पत्ति हुई है उसके कारकों का विवेचन करना, इस तरह की चीजें हम भूगोल में करते हैं। और जब हम जिन तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, जिन लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, वो यदि जनसंख्या से संबंधित है तो वो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या से संबंधित तत्व जो संख्यात्मक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात जनसंख्या के आकार को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं और अप्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं, उनको हम समेकित रूप से तत्व और चारित्रिक विशेषताएं कहते हैं। अब देखिए, जनसंख्या भूगोल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका एक विषय के रूप में उदय कहाँ से देखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि सन 1953 में जनसंख्या भूगोल के उदय की जो सबसे सशक्त नींव डली, जब ग्लेन ट्रिवार्था ने, जो अमेरिकी भूगोल परिषद है, उसके अध्यक्षीय उद्बोधन में जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। क्योंकि उस समय तक जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु में इतनी समृद्धता आ चुकी थी कि ये एक विषय के रूप में आकार लेने लगा था। तब से जनसंख्या भूगोल न केवल एक अलग शाखा के रूप में उभरा, अपितु इसमें शोध का स्तर भी लगातार ऊंचा बढ़ता गया। तो धीरे 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 नवीन विषय वस्तु जुड़ती गई और विषय समृद्ध होता गया, और आज जनसंख्या भूगोल भूगोल विषय की एक सशक्त शाखा है जो विषय वस्तु की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। जब हम जनसंख्या भूगोल की परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रिवार्था महोदय की बात करेंगे। तो जीटी ट्रिवार्था, उनका बहुत योगदान है जनसंख्या भूगोल के विकास में। ये कहते हैं कि जनसंख्या भूगोल का प्रमुख उद्देश्य
पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या के वितरण में प्रादेशिक अंतरों को समझना प्रमुख उद्देश्य, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जनसंख्या भूगोल जो है वो जनांकीय से भिन्न है। तो हम यहाँ पर ये जो प्रादेशिक अंतर है इसको महत्व देते हैं, अर्थात स्थानिक लक्षणों पर हमारा फोकस रहता है। तो जनसंख्या वह संदर्भ बिंदु है, क्योंकि कोई भी जनसंख्या हम कहते हैं तो ये चीज आती है कब की, है ना। तो वह संदर्भ बिंदु है जहां से सभी अन्य तत्वों का अवलोकन किया जाता है, जिससे वे तत्व एकाकी या सामूहिक रूप में सार्थकता या अर्थवत्ता प्राप्त करते हैं। जनसंख्या ही सभी तत्वों का मूल केंद्र है, फोकस बिंदु है। कहते भाई जनसंख्या, आप जैसे संसाधनों की बात करते हो कि संसाधन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, तो ये पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है इसका जजमेंट किस आधार पे होगा? ये इस आधार पे होगा कि उस क्षेत्र में उन संसाधनों के ऊपर टिकी हुई कितनी जनसंख्या, अर्थात वो क्षेत्र जो है वहाँ की मांग संरचना कैसी है, क्या वहाँ पर उपलब्ध संसाधन वहाँ की मांग संरचना की पूर्ति करने में सक्षम है। यदि उसमें बहुत सुंदर संतुलन है तो हम कहते हैं कि उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो आदर्श जनसंख्या है। यदि वहां पर मांग बहुत ज्यादा है, आपूर्ति बहुत कम है, तो हम कहते हैं जनाधिक्य है। और यदि इसका उल्टा है कि वहां संसाधन है लेकिन उनके दोहन के लिए भी पर्याप्त जनसंख्या नहीं है, तो उस स्थिति में हम जन न्यूनता की स्थिति की बात करते हैं। यद्यपि यह परिभाषा बहुत ही व्यापक तथा सामान्यकृत है, इसे बहुत संकीर्ण भी समझा जा सकता है, क्योंकि ये केवल और केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों तक ही बात करती है। इस परिभाषा से जनसंख्या की गतिशीलता और उसके संगठन संबंधी विशेषताओं पर अधिक बल नहीं दिया गया है, और उन्हें जनसंख्या के वितरण प्रतिरूपों के स्पष्टीकरण में सहायक माना माना गया है। तो इस परिभाषा में क्षेत्रीय विभेदीकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। और ये वो दौर था जब ये परिभाषा आई, उस समय जो हार्टशॉन ने एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था, अमेरिका में उस समय उस कॉन्सेप्ट का बोलबाला था। यही कारण है कि ये पूरी की पूरी परिभाषा उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो गतिशीलता संबंधी और संगठन संबंधी तत्व हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर किया है, जो आगे की परिभाषाओं में सम्मिलित कर लिए गए थे। जब हम जॉन ई क्लार्क महोदय की बात करते हैं तो इनके अनुसार जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण, संगठन, प्रवास तथा वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को स्थानों की प्रकृति के विभिन्नताओं से संबंधों की व्याख्या करता है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे ये बात आती है कि ये क्षेत्रीय विभिन्नताओं को स्थानों की प्रकृति की विभिन्नताओं से संबंध स्थापित करने के साथ साथ संगठन और वृद्धि की बात करते हैं, अर्थात कहीं न कहीं यहाँ पर गतिशीलता और संगठन दोनों तत्वों को शामिल करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह क्लार्क महोदय जहाँ एक और जनसंख्या के मात्रात्मक और गुणात्मक पक्षों के अध्ययन पर बल देते हैं, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या की क्षेत्रीय अभिमुखता को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो जनसंख्या भूगोल जनसंख्या में प्रादेशिक अंतरों को उनके भौतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि में समझने का प्रयास करता है। तो ये जो परिभाषा आई क्लार्क की, ये ट्रिवार्थस की जो परिभाषा थी उसमें जो कमियां थी उसको यहाँ पर रेखांकित करके और एड्रेस किया गया, और इस परिभाषा को और ज्यादा समृद्ध बनाने की कोशिश की गई। जब हम जेलेंस्की की बात करते हैं तो जेलेंस्की ने एक पुस्तक लिखी थी, एप्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसमें उन्होंने जो परिभाषा दी, उस परिभाषा को पहले मैं यहाँ थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बताता हूँ आपको कि population geography can be defined accurately as the science that deals with the ways in which the geographic character of places is informed by and in turn reacts upon a set of population phenomena that vary within it through both space and time as they follow their own behavioral laws, interacting one with another and with numerous known demographic phenomena. यहाँ पर हमें ये बात क्लियर नजर आ रही है कि ये परिभाषा बहुत हद तक क्लार्क महोदय की परिभाषा का एक्सटेंशन है। तो परिभाषा बड़ी लंबी चौड़ी और दुरूह और व्यापक आधार वाली है, और यह जनसंख्या के सभी पहलुओं को स्पष्ट करती है। तो पहले जो ट्रिवार्था की परिभाषा आई
उसमें और सुधार प्रस्तुत किया गया क्लार्क के द्वारा। और उसके बाद में जेलेंस्की के समय आते आते ये परिभाषा बहुत समृद्ध हो चुकी थी और इन्होंने इसमें जो जो पक्ष उठाए वो थे कि जनसंख्या की दृष्टि से स्थानों, क्षेत्रों और प्रदेशों का भौगोलिक स्वरूप क्या है तथा दोनों के बीच परस्पर संबंध किस प्रकार का है। एक तो इसमें ये शामिल है इस परिभाषा में, एक ये विभाग, दूसरा स्थान और काल के अनुसार, क्योंकि लिखा है ना विथ टाइम एंड स्पेस, है ना, बोथ। तो स्थान और काल के अनुसार जनसंख्या तथा स्थानों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करना। ठीक है, तो बोथ टेम्पोरल एंड स्पेशल एनालिसिस। ठीक है, विद रेफरेंस टू स्पेस, विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर रीजन, उस चीज को यहाँ पर शामिल किया गया है। और तीसरा है स्थान व जनसंख्या के बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं तथा दोनों के अजनांकीय प्रक्रियाओं से संबंधों का विश्लेषण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनांकीय लक्षण कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल जनांकीय तत्वों से ही प्रभावित हो, केवल और केवल जनांकीय प्रक्रियाओं से ही प्रभावित हो। अजनांकीय प्रक्रियाएं भी उसमें प्रभाव डाल सकती है, तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया। तो इस तरह जनसंख्या भूगोल स्थानों के संपूर्ण संदर्भ में जनसंख्या के क्षेत्रीय स्वरूप का अध्ययन करता है। यहाँ स्थान से तात्पर्य किसी भी विस्तार के क्षेत्र से अर्थात एक प्रदेश से अर्थात ए सेगमेंट ऑफ अर्थ सरफेस से है जो कुछ हेक्टेयर भूमि से संपूर्ण धरातल तक हो सकता है। इसी तरह जनसंख्या से तात्पर्य उसके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों लक्षणों से यहाँ पर लिया गया है। मदान गार्नियर ने जो परिभाषा दी जेलेंस्की की ही तरह है, ये परिभाषा भी काफी व्यापक थी और इन्होंने माना कि जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनांकीय तत्वों का वर्णन करता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में तथा उनके कारणों, मूलभूत विशेषताओं और संभाव्य परिणामों की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो चीज नई निकल के आ रही है अभी तक, एक कि ये जो भी जनांकीय परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी जनांकीय तत्व हैं, उनके पीछे अंतर्निहित कारकों की और कारणों की बात इसमें की गई है। और साथ ही साथ पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की तरफ इशारा किया गया है जहां पर ये जोड़ा गया है कि संभाव्य परिणामों की व्याख्या करता है। उन्होंने मानव समाज के विकास तथा उसके द्वारा उपलब्ध सफलता की मात्रा को भी जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत माना है। ठीक है, तो ये परिभाषा है गार्नियर की, जिन्होंने एक और डायमेंशन इसके अंदर जोड़ा। और बाद में एकरमैन ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि जनसंख्या भूगोल की समस्याओं को सीमांकित करने का प्रयास किया गया है तथा जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में भूगोल के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। इसका उपागम दार्शनिक प्रकार का है तथा उसके अनुसार जनसंख्या संबंधी समस्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं जनसंख्या के एकरमैन महोदय, वो इसको समस्या उन्मूलक या यूं कहें कि समस्या पर फोकस करते हुए उन्होंने अपनी परिभाषा को दिया है, जिसमें पहला है जनसंख्या की उत्पत्ति जन्य संबंधों का पहचान करना। जैसे किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या है तो उसके पीछे बहुत सारे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक होते हैं, तो उनकी व्याख्या करना। फिर उत्पत्ति जन्य संबंधों की स्थापना करना अर्थात क्षेत्रीय वितरण के गतिशील प्रक्रियाओं का अध्ययन व विश्लेषण करना जिसके कालिक अनुक्रमण भी महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो बात आई है, देखिए इसमें स्पष्ट है कि यहाँ पर कि उत्पत्ति जन्य संबंधों की स्थापना करना अर्थात क्षेत्रीय वितरण में के गतिशील प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, कि जो क्षेत्रीय वितरण है उसमें समय के साथ कैसे परिवर्तन आ रहा है और उसमें किस प्रकार की एक क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है। जैसे अभी हम यदि बात करें तो ये कहते हैं 20वीं शताब्दी जो है वो एशिया की शताब्दी थी। यदि हम जनसंख्या के विकास की बात करें, जनसंख्या के आकार की बढ़ोतरी की बात करें, और ये कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी है वो अफ्रीका की शताब्दी है। ठीक है, तो और तीसरा जो पक्ष है वो है सह परिवर्तन, कोवेरिएंट संबंधों का निर्धारण करना अर्थात स्थानिक घटनाओं, संबंधों, प्रक्रियाओं, साहचर्य और पारस्परिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना कि जैसा हमें दिखाई देता है वैसा क्यों है। ठीक है,
तो इसके बाद देखो एक और परिभाषा है मैलेजिन की, और मैलेजिन ये कहते हैं सोवियत भूगोलवेत्ताओं की दृष्टि में जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या वितरण तथा विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच उत्पादन संबंधों व समाज के उत्पादक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बस्तियों का जाल तथा उनकी उपयुक्तता और प्रभाविता का अध्ययन करना है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पॉपुलेशन और सेटलमेंट के जो तत्व हैं उन दोनों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी में शामिल करते हुए पॉपुलेशन ज्योग्राफी को समझाने की कोशिश की, और उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय वितरण को भी भारण दिया। तो जनसंख्या का वितरण अधिवासों के आकार व परस्पर दूरी से संबंधित होता है तथा अधिवासों के प्रतिरूपों में परिवर्तन उत्पादन के प्रकारों व पैमानों से संबंधित होते हैं। ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हमें पता है कि बहुत जो अन्य जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, वहाँ पर हमें कुछ विशिष्ट प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं, और निश्चित रूप से अधिवासों के ऊपर वहाँ की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है उस समाज की, उसकी एक छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए जनसंख्या भूगोल को अधिवासों के क्षेत्रीय प्रतिरूप तथा उसके कार्यों के अध्ययन व विश्लेषण से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर दोनों जो जनसंख्या तत्व और अधिवास संबंधी जो विशेषताएं, दोनों को मिलाकर पॉपुलेशन की विषय वस्तु को समृद्ध करने की तरफ इशारा किया गया है। सोवियत भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जनसंख्या भूगोल का उद्देश्य उन नियमों की खोज तथा प्रयोग करना है जो, यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन कौन से नियम की बात करते हैं सोवियत भूगोलवेत्ता। नंबर 1, जनसंख्या के वितरण तथा गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, अर्थात आज जैसा वितरण है वैसा क्यों है और इस वितरण में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों के लिए, उस गतिशीलता के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। नंबर 2, अधिवासों के जाल का निर्माण करने वाले कारकों और प्रक्रियाओं का वर्णन करना, क्योंकि जैसे अधिवास दिखाई दे रहे हैं उन अधिवासों के वैसे दिखाई देने के लिए वहाँ की जनसंख्या, उसका सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप, उसकी आर्थिक क्रियाएं, ये सब जो चीज़ें हैं, वातावरण के साथ उनके संबंध, उनकी अंतरक्रिया, तकनीकी विकास का स्तर, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। और तीसरा है अधिवासों के विकास तथा उनके परस्पर संबंधों को निश्चित करते हुए हमें जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जनसंख्या भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या संबंधी जो बहुत तरह के पक्ष हैं उनको स्पष्ट करता है। तो 3 स्पष्ट और आरोही स्तर के तथ्यों का अध्ययन हमें यहाँ प्रमुखता से देखने को मिला है। उसमें पहला है जनसंख्या संबंधी गुणों के स्थानिक तथा कालिक विशेषताओं का वर्णन करना, है ना। स्पाशियल और टेम्पोरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका वर्णन करना। कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है उसकी स्थानिक विशेषताएं ये है कि वो किस प्रकार से वितरित है, उसके पीछे कौन से अंतर्निहित कारक हैं, वितरण में किस प्रकार की समानता और किस प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती है, और उसके साथ साथ समय के साथ साथ उनमें किस प्रकार के कालिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो मूल चीज है वो है कहाँ। जब हम वितरण की बात करते हैं तो बात आती है कहाँ, और अब है क्यों। क्यों में क्या शामिल किया जाता है कि जनसंख्या के विभिन्न स्थानिक और कालिक दशाओं का स्पष्टीकरण है ना, कि जो भी हमें आज स्थानिक स्वरूप और दिखाई दे रहा है और जो भी कालिक परिवर्तन इतिहास के अंदर जिन्होंने स्थान लिया है उनके पीछे अंतर्निहित कारक क्या थे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमें ये स्वरूप देखने को मिला, क्यों ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रदेश की देखने को मिलती है। और तीसरा है कैसे, अर्थात जनसंख्या संबंधी विभिन्न स्थानिक तथा कालिक दशाओं को निर्मित करने वाली प्रक्रियाओं की पहचान तथा विश्लेषण करना, कि जो भी आप देख रहे हो, जो स्थानिक संगठन बनकर सामने नजर आ रहा है, जो समय के साथ परिवर्तन हुए हैं, उसमें इस बात का फोकस करना कि ये हुआ कैसे। तो यहाँ प्रोसेस की बात होती है। तो इस तरह आपने देखा कि सामान्य तौर पे हम कहाँ, क्यों और कैसे, इन 3 बातों पर फोकस करते हैं, और कहाँ, क्यों और कैसे का यहाँ जो संदर्भ है वो मूलतः जनसंख्या के तत्व और उसकी चारित्रिक लक्षणों के अध्ययन और मानव और उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह जनसंख्या भूगोल न केवल जनसंख्या के गुणों के प्रादेशिक और कालिक वितरण व अंतरों का वर्णन करता है, वरन उसके कारण, परिणाम और उन प्रक्रियाओं का भी विश्लेषण करता है जो इस प्रकार के वितरण व अंतरों को जन्म देते हैं।
तो वो सारी चीजें हमने अभी परिभाषा के अंदर बात की। तो इस तरह जनसंख्या भूगोल न केवल जनसंख्या के गुणों की प्रादेशिक और कालिक वितरण की व्याख्या करता है, यहीं पे रुकता नहीं है, अंतरों का वर्णन भी करता है उसके पीछे, क्योंकि हमने कहा ना क्यों, तो कारणों की बात करता है, परिणाम की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं कैसे, तो प्रक्रियाओं की बात करता है। तो इन सब को यहाँ पर हम जनसंख्या भूगोल में स्थान देते हैं। 1950 तक जनसंख्या भूगोल को भौगोलिक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान न दिए जाने के पीछे कुछ कारण थे, जिनकी चर्चा भी यहाँ पर कर लेना उचित है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अनेक देशों के जनसंख्या संबंधी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। तो ये महसूस हुआ कि भाई यदि वो होते तो वो बहुत तरह की योजनाएं बनाने में काम आते। तो अनेक देशों में जनगणना हुई ही नहीं थी तथा कई देशों में जनगणनाएं अपूर्ण और अशुद्ध थी। तो उत्तर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को छोड़कर विश्व के कुछ ही देशों की जनगणनाएं विश्वसनीय व दीर्घकालीन रही, जैसे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये महसूस होने लगा कि नहीं, ये पूरी जानकारी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व प्रादेशिक भूगोल पर अधिक बल दिया गया। इसके इसके बाद ही भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ हुआ। ठीक है, और उस क्रमबद्ध अध्ययन के अंदर जो भौगोलिक लक्षणों के अध्ययन में जनसंख्या संबंधी तत्वों को अच्छी तरह भारण मिलने लगा। हार्टशॉन ने भूगोल की परिभाषा में क्षेत्रीय विभेदीकरण पर अधिक बल दिया था, एरियल डिफरेंशिएशन की बात की थी। यद्यपि पृथ्वी को मानव निवास के रूप में बताया गया, पर उन्हीं कारकों को महत्व दिया गया जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, पर मनुष्य की अवहेलना कर दी गई। अर्थात मनुष्य को स्वयं को जो पूरे विषय के केंद्र में है उसको हाशिए में रखा गया। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का अध्ययन जो है वो केंद्र में आता गया। धीरे धीरे हम लोगों ने ये जो पूर्व प्रादेशिक भूगोल जो है उस पर हमने बल देना शुरू किया। हमने किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के आकार, प्रकार आदि की विशेषताएं जानने पर भी हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया, और इस तरह भूगोल धीरे धीरे क्या कह सकते हैं हम उसको कि विस्तृत होता गया। और इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के अंदर भूगोल की जो प्रकृति है वो परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से बदलती हुई नजर आ रही है। और जब हमने अंतिम सारी परिभाषाओं को मिलाते हुए जब हमने अंतिम परिभाषा की बात की, वहाँ पर ये जो जनसंख्या भूगोल की प्रकृति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हमें जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में जो स्थानिक विशेषताएं उनका अध्ययन करना चाहिए, वो स्थानिक विशेषताएं कैसे उत्पन्न हुई उन कारकों का अध्ययन करना चाहिए, और जो हमें दिखाई दे रहा है या जो स्थितियां पैदा हुई हैं वैसी क्यों पैदा हुई उस पर हमें फोकस करना चाहिए, और ये स्थितियां कैसे पैदा हुई, इसके पीछे अंतर्निहित कारक क्या थे, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो इस तरह धीरे धीरे जो विषय है उसकी प्रकृति है वो निश्चित होती गई, उसकी बाउंड्रीज जो है कन्फाइन होती गई, क्लियर होती गई। कन्फाइन तो नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि क्लियर होती गई। ठीक है, तो धीरे धीरे विषय जो है वो स्वरूपित होने लगा। और जब हम इस विषय के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो विषय क्षेत्र में हम जो जनसंख्या संबंधी तत्व हैं वो, और जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उन सब को हम जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में शामिल करते हैं। जनसंख्या भूगोल की किसी भी किताब को उठाकर जब आप उसकी चैप्टर्स की लिस्ट देखेंगे, वो लिस्ट अपने आप में जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को इंगित करती है, और इसकी चर्चा हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी करेंगे और वहाँ हम इसको ज़्यादा विस्तार से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपकी जनसंख्या भूगोल की प्रकृति, उसकी परिभाषाएं और उसके बदलते स्वरूप से संबंधित जो पक्ष है विषय का, उस पर पकड़ मजबूत हुई होगी। और हम आगे भी लगातार इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलते रहेंगे। कोरोना पैंडेमिक के कारण जब भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन संभव नहीं है तो हमें इस रूप में जुड़कर ही अभी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर पॉपुलेशन ज्योग्राफी की मूलभूत समझ पैदा करने में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।